जय हिंद दोस्तों। तो हमने स्टार्ट करना है आज क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये आपके क्लास 9th का चैप्टर 2 है, किसका, सिविक्स का। 4 बुक चलती हैं, सब जानते होंगे। आपकी सिविक्स चलती है, आपके क्या सोशल साइंस के अंदर सिविक्स होती है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स और आपकी हिस्ट्री है। उसमें अभी हम इसकी सीरीज ले रहे हैं और ज्योग्राफी भी हमारी साथ में चल रही है। तो अब आज हमें इसमें पढ़ना क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए कि कल हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम है डेमोक्रेसी, है ना। व्हाई इज डेमोक्रेसी और व्हाट इज डेमोक्रेसी, यही हमें पढ़ना था। तो उसमें हमने अच्छे समझा कि एक जो डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पर जो रूलर है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। वो जो पीपुल चाहेंगे वो करेगा और एक सेट ऑफ रूल्स होंगे, इनको सब लोग फॉलो करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करेंगी, लीडर्स फॉलो करेंगे, आपके पॉलिटिशियन फॉलो करेंगे। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है ना, यही हमारा एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसको कहते हैं रिटन रूल्स वगैरह, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम एग्जाम्पल से नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लेके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सब कुछ पढ़ेंगे। तो आपको एग्जाम लेजेंड चैनल में बने रहना है। मैं बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगा कि आपको जरसों टेंशन ना हो, ये ना लगे कि कोई टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। एकदम आराम से, एकदम नॉर्मली से, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है, ठीक है। मतलब आपके डाउट भी नहीं रह जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है, डाउट आप पूछोगे भी कैसे, आप उसमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन हम पढ़ाने के बाद हमारे आपके डाउट्स जो है वो रह ही नहीं जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है, जैसे आप समझते हो कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें एक रूल्स लिखे हुए हैं जो सबको फॉलो करना है। इसकी डिफिनीशन भी अभी लिखेंगे। तो आपके दिमाग में कुछ सवाल एराइज होते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपके ट्रिगर्ड करते हैं। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए, पहला सवाल। दूसरा, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कैसे बनता है, कैसे उसका झमेला पूरा है। हु डिजाइंस देम एंड इन वॉट वे, कौन उन्हें बनाता है और किस तरीके से बनाता है। वॉट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन डेमोक्रेटिक स्टेट, जो डेमोक्रेटिक स्टेट होता है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे शेप दिया जाता है, उनकी वैल्यूज क्या होती हैं। Once a constitution is accepted, can we make change later if required? अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया अपना, एक संविधान बन गया अपना, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं। इन सब सवालों में अगर आपको डाइव करना है, आज की क्लास आपको मज़ेदार लगेगी। बस आपको पहले इतना नोट करो कि ये हमें ओवरव्यू है, ये हमें पढ़ना है। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे विद बेसिक एग्जाम्पल्स। अब देखो, जो नेल्सन मंडेला थे, बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाई साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। नेल्सन मंडेला जो थे 1950 की बात लगभग चलेगी, ठीक है। उनको मतलब जब से प्रोटेस्ट चालू हो गया, किसने प्रोटेस्ट किया, आपके कलर्ड पीपुल ने, और किसने, आपके कलर्ड पीपुल ने, ब्लैक पीपुल्स ने, इंडियन पीपुल ने। क्यों? क्योंकि भाई बात ये हुआ था, जो ये था साउथ अफ्रीका, ये नेटिव ब्लैक लोगों का था, लेकिन यहाँ पर यूरोपियन ट्रेडर्स या फिर आप वाइट यूरोपियन कहोगे, वो आ गए थे और उन्होंने कब्जा कर लिया था। जबकि वो थे माइनॉरिटी में, लेकिन उन्होंने कब्जा कर लिया था। अच्छे वेपन्स हो गए स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट इसमें देखना है हमें। लाइफ इम्प्रिजन दे दी गई नेल्सन मंडेला को, क्योंकि इनके खिलाफ ये बोले, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जैसे अपनी INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका भी बहुत हाथ है ना उसमें, आपके मतलब सबका ही हाथ है कुल मिला के। लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964, कितने के लिए, 28 साल के लिए वो जेल में रहे। अपार्थाइड वाज अ नेम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड नाम दिया गया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता था, आप समझ लो, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता था कि एक दूसरे के प्रति जो गलत अलग भावना हो, मतलब सब इक्वली ट्रीट ना किया जाए। वो डिस्क्रिमिनेशन है कलर के बेसिस में। जो कलर्ड लोग थे, जो ब्लैक लोग थे, जो इंडियन पीपल थे, उनको वाइट लोग नीचे समझते थे, उनके लिए सब कुछ अलग सिस्टम था। 1790 में ये लोग आए थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, ऑक्यूपाइड कर लिया था साउथ अफ्रीका को, जैसे ब्रिटिश ने किया था इंडिया को। बट दे स्टेड, वो लेकिन वहाँ पर रुक गए और वहीं पर रहने लगे। ये ब्रिटिशर्स जो राज करके चले गए। नेटिव साउथ अफ्रीकन ब्लैक इन कलर, नेटिव साउथ अफ्रीकन जो है ब्लैक इन कलर है, पहली बात तो ये। दे आर 3/4 और टोटल पॉपुलेशन। और बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन पीपुल 2.6 है, कलर 8.6 है, वाइट 13.6% है, और 75.2 जो है वो ब्लैक है। लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, या फिर समझ लो आप उस समय वाइट रिवोल्यूशन टाइप का, मतलब वाइट रिवोल्यूशन था उस समय। वाइट लोग जो थे, गोरे लोग, तो उन्होंने ज़्यादा तरक्की कर ली थी, तो उनका कहने का मतलब था कि सबके ऊपर हमला करेंगे। आज करके देख ले, आज तो भाई सभी स्ट्रांग है, अपना इंडिया भी स्ट्रांग है। वो जमाना तब का था। आज हम लोग इकोनॉमी में भी ब्रिटिशर से आगे हैं, ठीक है। और अभी देखना अभी आगे क्या होगा, अभी समझ में आएगा। कंडीशंस ऑफ नेटिव ब्लैक है, उनकी कंडीशन क्या थी, उनको वाइट के प्लेस में रहने नहीं दिया जाता था। ट्रेन, बस, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, आपके मार्केट, सब कुछ उनके लिए अलग थे, इनके लिए अलग, ठीक है। यहाँ तक कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। उनको चर्च में एंट्री नहीं मिलती थी, वाइट के चर्चेस में, ठीक। उनका ऐसे जो सारा गला बना दे वो उनके लिए हो गया। अब दिक्कत यहाँ ये थी, जो लग्जरी थी, जो वाइट के लिए सब कुछ था, वो क्या था, लग्जरी था।
और इनके लिए तो बस ऐसे वैसे कुछ भी दे दिया, इनके लिए जो ऐसे वैसे कुछ भी दे दिया। लेकिन जो वाइट थे वो लग्जरी लाइफ जी रहे थे, और ये लोग थे इनको कुछ भी ऐसे दे दिया, रखना हो रखो, ना रखना हो ना रखो। ठीक है, अंतर ये था, मान लो उनकी अच्छी चेयर है, इनकी टूटी फूटी चेयर है। पार्क में भी लोग साथ नहीं रह सकते ना, इसमें आप लोग बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, पार्क में भी साथ नहीं। और इसको क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन कहते थे, मतलब ये भेदभाव करना, सिंपल सी बात है। अब ये कितने दिन तक चला, ज़्यादा दिन तक तो नहीं चला है ना। ये सबका जो एंड आया वो 1904 में क्या हुआ, इसका एंड हुआ। ठीक है, ब्लैक जो थे पावर में आए धीरे से। ठीक है, नेल्सन मंडेला हमारे जो थे वो क्या बने, आपके जो थे ये हमारे प्रेसिडेंट वहाँ के बने। ठीक है, प्रेसिडेंट बने। और उन्होंने क्या किया, इनके पास दो रास्ते थे। देखो इनकी जो पार्टी थी वो एनसी थी, एनसी ने भाई हल्ला बोल दिया, और ब्लैक जो वाइट लोग थे जो रुआज कर रहे थे उनको समझ में आ गया कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे उनको अपना हारना पड़ा। और क्या हुआ, यहाँ पर ब्लैक का शासन आया। ब्लैक का शासन नहीं आया, यहाँ पर आपका एक शासन आया जिसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल शासन आया। वहाँ क्या उन्होंने, या तो इनको मारते हैं वो लोग जीतने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा तुम भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहेंगे। इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको सब लोग फॉलो करें। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ क्या, इनको बहुत सारे फायदे भी हुए और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं कर सकता था। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहा जाता है अभी तक का बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे कठिन है। मतलब समझ लो जिन पे नागरिक के जो राइट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, ये आप इतनी चीज़ नोट कर लो। अब देखो साउथ अफ्रीका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे हमको पता चल जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिफिनीशन क्या है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा, जो रूल्स उसने बनाया था, दीज रूल ले डाउन हाउ रूलर्स आर टू बी चूजन। इस रूल से पता चलेगा हमका कॉन्स्टिट्यूशन रूल से कि हमारा जो वो हैं लीडर्स हैं या रूलर्स हैं कैसे चुने जाएंगे। ये पहली चीज़, कैसे इलेक्ट करेंगे उनको, है ना। वॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन डू, एक मिनट, वॉट इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन डू एंड वॉट कैन नॉट डू, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। मतलब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन अपना भी ऐसा ही है कुछ, अभी उसके बारे में देखेंगे। फाइनली रूल्स डिसाइड राइट्स ऑफ सिटीजन, जो इसके अंदर रूल्स है वो सिटीजन के राइट्स को बहुत अच्छे से डिसाइड करेंगे और बताएंगे। ठीक है, रूल्स ओनली वर्क इफ विनर कैन नॉट चेंज इट इजीली। अगर आपने आराम से आप चेंज कर सकते हो तो उन रूल्स का कुछ फ़ायदा है क्या, नहीं। तो ऐसे रूल बनाओ जो आराम से कोई चेंज कर सके। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये बेसिक रूल्स हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और आपके पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो ये लिखना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। ठीक है, ये चीज़ हो गई अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी हो। मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट ऑफ रिटन रूल्स है, लिखा हुआ एक सेट है पूरा रूल्स का जिसको कंट्री का हर एक नागरिक मानेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है हमारे लिए, जनरेट ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाता है, सबको अच्छे से रहना सिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको वादा करेगा कि आपके राइट का हनन नहीं होगा। गुड डिसीजन ले सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लीडर हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं। एक चीज़ और याद रखना, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर डेमोक्रेसी हो भी सकती, नहीं भी, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, लिमिट पावर हो जाती है, ज़्यादा आप लिमिट का ओवर वो डोज नहीं ले सकते। गुड सोसाइटी भी हमारी बन सकती है। और इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को, सारे देशों को क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है। तभी जैसे वो आपका अमेरिका से आज़ाद हुआ ब्रिटेन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, फ्रेंच लोगों ने अपनाया। ठीक है, और अब इंडिया जैसे आज़ाद हुआ 1947, उसने भी कॉन्स्टिट्यूशन ही अपनाया, क्योंकि संविधान से जो देश चलेगा वो ज़्यादा आगे तक बढ़ेगा। और जो समझ लो आप सरिया या इधर उधर की चीज़ों से चलेगा वो कहाँ आगे बढ़ने वाला, जो मतलब आपका मोनार्की से चलेगा वो आगे नहीं बढ़ने वाला। देखो अब हमने किसके, साउथ अफ्रीका के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया। अब अगर बात आ जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसे बना, क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे बना, और अपना वो लोग तो केवल ब्लैक और वाइट और दो लोगों में लड़ने फिरने पड़ते हैं। अपना तो देसी डाइवर्सिटी का है, इंडिया लोग कहते हैं डाइवर्सिटी एंड यूनिटी का देश है ना। बहुत डाइवर्स कल्चर है, अलग अलग 22 भाषा जो ऑफिशियल भाषाएँ और भी भाषाएँ हैं। तो हम लोगों ने कैसे सबको रिजोनेट किया, कैसे सबको एक किया, कैसे हमने संविधान बनाए। और देखो इतना अच्छा ब्रिटिश था कि उसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करके गया था जब छोड़ के, कि आपको आएगी हंसी और गुस्सा भी साथ में, कि ये ब्रिटिश हमारे साथ करके गया था। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 1928 से। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर्स सबमिटेड पेपर्स
फॉर इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप ये कहोगे 1928 की बात क्या मतलब है। देखो जब साइमन कमीशन वगैरह आया था तो मतलब इन लोग से कहा गया कि तुम्हारी इतनी दम है, मतलब जो कांग्रेस के लीडर्स थे ये सब आईएनसी के थे, लगभग आईएनसी में भी था ये कि अलग अलग विचारधारा के लोग आपके रहते थे, ठीक है, मार्का बदल ले। अच्छा, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते थे, तो इनके साथ 8 लोग और थे, ठीक है, मान लो इनको अध्यक्ष मान लो, और इन्होंने बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होगा। उसमें राइट टू फ्रीडम था, आपका बोलने की स्वतंत्रता वगैरह, राइट सिटीजन्स के राइट्स थे, एडल्ट फ्रेंचाइज थी, मतलब जो बड़े लोग उसमें जाएंगे आपके किसमें इलेक्शन वगैरह में, ठीक, ये सब चीज़ें, मतलब उसमें टोटल जो अभी है उससे मिलता जुलता था लगभग, ठीक है, ये था, ये इन्होंने सबसे पहले मांग रखी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि भाई हमको वो तो चाहिए था, क्या कहते हैं, आज़ादी तो मिलनी थी। तो भाई जब वो लॉर्ड माउंटबेटन आज़ाद करने लगे तो कहा गया कि भाई अपना अपना देख लो, जो हमारी कब उस समय कितनी 552 आपकी रियासतें थी, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो इनसे कहा गया या तो आप इंडिया में बस जाओ, इंडिया में, या आप किसमें, इंडिया यानी कि हमारा भारत, या पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंट हो जाओ, या मतलब किसी में भी ना हो, ठीक है। ये हुआ था इसमें, ठीक है। ये तो दिक्कत थी उसमें, क्योंकि 1946 में ही क्या पाकिस्तान भी अपना बन गया था। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमको किसके लिए डिजाइन करना था, इंडियन, हम बात भी किसी करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हम बता रहे हैं कि कितनी अड़चनें आई हैं, ठीक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करेंगे। तो आपका हुआ क्या, तो भाई इसमें क्या हुआ था, अगर इसकी बात थोड़ी बता दे तो प्रिंसली स्टेट्स में क्या हुआ था, हमने 549 जो थी उनको तो मिला लिया था। एक जूनागढ़ था, एक आपका हैदराबाद था, और आपका एक कश्मीर था। उनको आप सब जानते हो, ऑपरेशन पोलो वगैरह और अलग अलग मतलब इनको हमने सबको, एक को विलय पत्र से कश्मीर को सबको अपने अंडर में ले लिया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, हैदराबाद को पोलो पोलियो से, ये सब आ गए थे, ठीक है। पाकिस्तान में इनमें से 552 से कोई भी नहीं गया था, ठीक है, ये बात हुई थी। और इंडिपेंडेंट कश्मीर कह रहा था इंडिपेंडेंट, लेकिन समझ लो आप क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे कोई बोल सकता है क्या, ठीक है। तो अब देखो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कैसे कैसे बनाया गया। जुलाई 1946 में आपके क्या हुए, इलेक्शन हेल्ड फॉर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या हुआ, आपका मेंबर जो हुआ, इलेक्शन हुआ उसके मेंबर्स के लिए, ठीक है। और उसका गठन कब हुआ, असेंबली, ये आपको पॉइंट लिखते जाना, ठीक है। असेंबली असेंबल्ड इन दिसंबर 1946 ये हुआ, ठीक है। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, अगर कोई पूछ दे, उसके जो आपके प्रेसिडेंट थे वो हमारे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर थे, और कोई पूछ दे कि आपके वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन थे, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, आप पहले ये इतना नोट करो, हम थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लो, थोड़ा रफ भी करना पड़ेगा, इंक थोड़ी सी डाल दें तो आप देख लो। सॉरी बच्चों, गिर गई इंक। चलिए, वो कहाँ रख दिया, चलो देख लेते, अभी इसको इतना रख कर देते, ठीक है। इसका कैप पता नहीं कहाँ रख दिया, ये आपने नोट किया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हुआ क्या, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो बनी ना, उसके कितने मेंबर्स थे, तो उसके मेंबर्स कभी तो यहीं लिख लेते हैं, उसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर्स थे, ठीक है, 299 मेंबर्स है, ठीक है। और देखो जो हमारा ये बना, तो इसमें किस किस को इसने शामिल किया, ठीक है, इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थी जो इन्होंने बनाई थी, मतलब काफ़ी चीज़ें जो बहुत अच्छी करके गए थे ब्रिटिश वाले, काफ़ी रूल्स थे जो उन्होंने इससे सीधा सीधा उठा लिया, ठीक है। और हमने इंस्पिरेशन किससे ली? अमेरिका के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया, ठीक है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ठीक है, आपका जो कानून की सहायता वगैरह है, ये सब हमने किससे? अमेरिका से लिया। जो आपकी जो पार्लियामेंट्री प्रणाली है, ये हमने किससे लिया? ये हमने ब्रिटेन से लिया। जो पार्लियामेंट में संसद जैसे उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन होता है और हाउस ऑफ आपका वो होता है हाउस ऑफ स्टेट्स आपका ना, हाउस ऑफ कॉमन, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। वैसे अपने यहाँ विधानसभा, आपके विधानसभा या विधान परिषद, जैसे वो बड़े लेवल में देखें तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। आप लोकसभा आपका लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर इसलिए होता है क्योंकि उसमें बूढ़े लोग या 30 साल के ऊपर वाले लोग होते हैं। अमेरिका से हमने लिया इंस्पिरेशन, ब्रिटेन से लिया, ठीक है, आयरलैंड से लिया, जर्मनी से लिया, ठीक है भाई। उनकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जर्मनी सबकी हमने उठा ली। आयरलैंड से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, ठीक है। जो ये कंपटीशन वाला बच्चा देख रहा है उसको तो इम्पोर्टेंट होगा, और जो ऐसे देख रहा है उसके लिए भी। आयरलैंड से, साउथ अफ्रीका से लिया, और किससे? ऑस्ट्रेलिया से लिया। इन सबसे हमने इंस्पिरेशन लिया, ठीक है। इससे आप बात कर लिया था जर्मनी से, ये हो गए आपके, और कोई भी देश बचा है, ठीक है, सब हो गए। फ्रांस से भी आपका कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है। आपके रशियन रिवोल्यूशन से हमने लिया, अमेरिकन रिवोल्यूशन और रशियन रिवोल्यूशन से लिया, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हमने ली, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, ये आपको इतना नोट करना है, ठीक, नीचे वाला हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ इतनी हुई, 299 मेंबर्स थे, ये तो हमने बता ही दिया, ठीक है। कितने मेंबर थे? 299 मेंबर्स, ठीक है। तो भाई सारे वाद विवाद के बाद, सब बातें करके हमारा संविधान जो हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन 299 मेंबर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 एंड इम्प्लीमेंटेड, ये अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, या बन के तैयार हुआ था, आप कहोगे ना। इम्प्लीमेंटेड इन 26 जनवरी 1950। इसी को हम लोग किसके नाम से मनाते हैं? आपके रिपब्लिक, गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे, सबको पता होगा, ठीक है। और जो 15 अगस्त है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? इस दिन हम लोग आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को, तो इंडिपेंडेंस डे 1947। ये चीज़ आपको होप है समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो कुछ आपके जो सवाल थे उनके हम लोग जवाब दे देते, कहाँ गया इसका, तो ये मिल नहीं रहा। आप ये इतना पूरा नोट कर लो, हम लोग फिर आपको जो आपके शुरुआत में सारे सवाल थे उनके जवाब हम दे। अब भाई कुछ चीज़ें हैं, पहले तो ये है कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों चाहिए? तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए। पहली चीज़ आपकी होगी कि ये आपको इक्वल राइट देगा, आपको राइट टू वोट देगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही दे सकता है, ठीक है। सबके पास इक्वलिटी होगी, आपका जनरेट आप टेस्ट कर सकते हो। एक गुड सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन से बनेगी, क्योंकि उसमें कोई बड़ा नीचा नहीं है, अमीर गरीब की कोई वो नहीं, सब बराबर हैं, ठीक। वहाँ पर जुडिशरी होगी आपकी, कॉन्स्टिट्यूशन के फ़ायदे हम बता रहे हैं, ठीक है। आप टेस्ट जनरेट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होगा, हर चीज़ में इक्वल राइट्स मिलेंगे, हर चीज़ में जो पिछड़ा है उसको आगे भी लाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ होंगी जो आपके जो ऑटोक्रेसी है जैसे नॉर्थ कोरिया वहाँ पर नहीं हो सकती। फिर आपकी बात आ जाएगी, ठीक है, आप इसमें लिखोगे, है ना, नीट के लिए ना, पहला जो था आपका क्या, हमको व्हाट डू यू नीड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे देगा, आपको जनरेट करेगा ट्रस्ट, जनरेट ट्रस्ट, ठीक। और इसका क्या, आपका गुड सोसाइटी हमको दे सकता है, ये गुड सोसाइटी, गुड डिसीजन मेकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग, यही सब आपका ये दे सकता है, बिल्कुल बात सही है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि ड्रॉन अप कैसा, इसको मतलब कैसे, शुरुआत में था नहीं ड्रॉन अप, कौन इसको बनाएगा, ड्रॉन अप कैसा होना चाहिए ना, तो इसमें क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होंगे आपके, सेट ऑफ रूल्स, कौन बनाएगा, बाद में बनाएगा। कैसा ड्रॉन अप होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, फॉलोज बाय एवरी सिटीजन, ये चीज़ होगी कि नहीं, बिल्कुल ना, बात सही है। और
हु मेड देम जो होता है ना, हु मेक देम, तो उसके लिए हमको बनानी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विद रैशनल एंड एजुकेटेड पर्सन्स या पीपुल्स आप लिख सकते हो ना, एजुकेटेड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। फिर आपसे कह देंगे क्या वैल्यूज से हमें प्रोवाइड करता है, वैल्यूज़, ये भी पूछते हैं ना वैल्यूज़, तो वो तो आप देख सकते हो जनरेट ट्रस्ट गुड सोसाइटी, यही वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज सबसे अच्छी क्या होती है, करप्शन नहीं होता, करप्शन वेरी लो होगा भाई, उसके कंपेयर में तो होगा वेरी लो होगा, ठीक है। और आपके क्या हो सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है, करप्शन वेरी लो का वो होगा, बात सही है क्यों, ठीक है। और आपका क्या होगा, गुड लीडरशिप होगी, गुड लीडरशिप होगी, लीडरशिप, और जनरेट ट्रस्ट, आप ऊपर वाली चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम चेंज कर सकते हैं, हाँ, चेंजेस इफ़ वी नीडेड हो सकता है, बट कांट चेंज होल कॉन्सेप्ट। अब भैया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, अपना प्रियम्बल है, उसको आप चेंज कर सकते हो थोड़े और, लेकिन आप कहते हो कि मूल ढांचा जो है, जो फंडामेंटल रिलीजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का अपने इंडिया का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये इतना नोट करो, हमारा वो पता नहीं कहाँ खो गया है इसका हुक, ठीक है। चलो अब लेक्चर खत्म होने के बाद ही देखेंगे। जैसे अपना प्रियम्बल है, हर साउथ अफ्रीका का भी प्रियम्बल है, अपना प्रियम्बल है, उसमें स्टार्टिंग ही ऐसे होती है, हम भारत के लोग यानी वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें बहुत सारे वर्ड है, सोशलिस्ट है यानी कि समाजवादी, हम लोग पंथ निरपेक्ष है, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, स्टेट यानी कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपना अपना रिलीजन निभा सकता है, ठीक है। हम लोग वो समाजवादी हैं, आपके धर्म निरपेक्ष हैं, ठीक है, पंथ निरपेक्ष हैं, ये सब चीज़ें, मतलब आपका कोई रिलीजन नहीं किसी में, लेकिन आप सोशल ग्रुप्स बना सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। आपका मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, लेकिन आपका रिलीजन हो सकता है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये चीज़ें, ठीक है। आप सेकुलर रहोगे, ये चीज़ है। सोशलिस्ट है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब आपका देश के प्रति प्यार है, बंधुत्व जिसको कहते हैं, ठीक है। हम सॉवरेन कंट्री हैं, हम लोग सॉवरेन मतलब किसी दूसरे चाइना या जापान या आपका अमेरिका वगैरह हमको कुछ नहीं कह सकते, जो होगा हम अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं, यही सब लगभग सारे आपके वर्ड्स हैं जिसका हमने मतलब बता दिया, ठीक है। सॉवरेन मतलब आपका सेकुलर, ये भी बता दिया। और कौन सा हो सकता है आपका, फ्रेटर्निटी जो है आपका, ये बंधुत्व बना के रखना है, ये सब चीज़ें। और आपको क्या सेकुलर रहना है, ये चीज़ें, मतलब अपना देश ऐसा है जहाँ कोई भी धर्म वाला आराम से रह सकता है। जो हमारे जो और जैसे जो कुछ हैं जो इस्लामिक हैं या फिर इनको आप कहते हो क्रिश्चियन है, तो उनमें ये होता है कि उनका स्टेट का रिलीजन है, लेकिन अपना कोई भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। लगभग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हो चुका है। क्यों इंपॉर्टेंट था, हमने 5 जो शुरुआत में क्वेश्चन लिखे थे उनके बारे में बता दिया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो आपको करना क्या, इसके नोट्स बनाना है। ये मैं हट जाता हूँ, ये तो पहले हट गया था, इसके भी नोट्स बनाना है। और देखो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा है, कीवर्ड्स बताओ, बच्चा अपने मन से लिखे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप कम भाषा में ज़्यादा चीज़ें समझा पाते हो। जो बोर्ड में टीचर होता है वो भी पूरा थोड़ी नहीं चेक करता, उसका मन होता है जल्दी खत्म करें, तो आप ऐसा लिखो कि कम भाषा में ज़्यादा शब्द पकड़ा दो, ठीक है। देखो स्कूल वाला टीचर तो नहीं जानते, लेकिन बोर्ड में तो यही होता है, वो कम से कम कॉपी चेक करता है और सोचता है वो 4-5 पन्ने में बच्चा बता दे, 15 की पन्ने में बताने वाली चीज़ क्यों है नहीं, जब क्यों बताएं। 10th क्लास में इतना थोड़ी नहीं लिखना होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँ, जो मेरा उसका एग्जाम था सोशल साइंस का, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में केवल 5 पॉइंट, बस। आप 50 लिख दो, नंबर उतने ही मिलेंगे और उससे कम मिलेंगे। होता है ऐसा, टीचर को परेशान मत करो, टीचर भाई उतना देखना चाहता है जितना सफिशिएंट है, और उससे ज़्यादा ना उससे कम। और जो कंपटीशन वाले देख रहे हैं, उनका जो इंग्लिश से देना चाहते हैं कोई भी कंपटीशन, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। हिंदी वालों के लिए भी ठीक है, क्योंकि हमने हिंदी में सब कुछ बता ही दिया है। आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें। 9th वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो 9th वाले बच्चों से शेयर करें, जो कोई कॉम्पिटिशन का देख रहा है तो अपने कॉम्पिटिशन वाले ग्रुप में शेयर करें। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।